नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों देखिए, पिछले अध्याय 4 में हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा था। धातु एवं अधातुओं के हमने क्या पढ़े थे? भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था। जैसे चमक देखी थी हमने, तन्यता भी देखी थी, आघात वर्जनता भी देखी थी। तो भौतिक गुण तो हमारे हो गए थे। अब उसके बाद में क्या होता है? इसके बाद आते हैं अपने धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। क्या आते हैं? धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण देखिए, धातु और धातुओं के जो रासायनिक गुण होते हैं कि आपको पता है कि आपने सबसे बड़ी उदाहरण आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारा जो लोहा है, लोहे को हम नम वायु में क्या करता है, खुला छोड़ दें तो उस पर क्या लग जाती है? जंग आ जाती है। तो लोहा, अपना जो लोहा है वो खराब हो जाता है। या हमने एक और एग्जाम्पल पढ़ा, उदाहरण पढ़ा था कि मैग्नीशियम जो रिबन था, मैग्नीशियम जो फीता था, अगर मैग्नीशियम फीते को क्या किया जाए, वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है, उसको जलाया जाता है तो क्या बनता है हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO। क्या बनता है? MgO बनता है। अगर इस MgO को, इस राख को क्या करते हैं हम इस राख को अगर हम पानी में घोलकर और इसमें से लिटमस पेपर निकाल कर देखते हैं, लिटमस पत्र जब निकालते हैं, लिटमस पत्र इसके पास ले जाते हैं तो ये क्या करता है? लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इसकी प्रकृति जो होती है, ये ऑक्साइड जो बना, अर्थात ये ऑक्साइड किसके साथ बन रहा है? धातु के साथ बनता है। इसी कारण इनको हम क्या बोलते हैं? धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। ये जो धात्विक ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। क्षारीय क्यों? क्षारीय के कैसे पता चला कि जो लिटमस पत्र था, अपना लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? यह नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? यह नीला कर देता है। इस कारण धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? अपनी क्षारीय होती है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया। सबसे पहले आता है अपना ऑक्सीजन से क्रिया। तो अभी तो क्या करते हैं? देखिए, ऑक्सीजन से जो क्रिया है कि अपना मैग्नीशियम जो रिबन है, कौन? मैग्नीशियम जो रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम रिबन के, मैग्नीशियम रिबन को वायु, मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए, यह मैग्नीशियम क्रिया क्या होगी कि Mg प्लस ऑक्सीजन को क्या किया जाए? जलाया जाए। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त होता है हमारे पास? MgO प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। एक और एग्जाम्पल बात करते हैं कि जब लोहे को
अपने पास क्या है, लोहा है। इस लोहे को, तो देखो नम वायु का मतलब ये नहीं है, तो जल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जल भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी होनी चाहिए और ऑक्सीजन। ये सब मिलकर क्या बन जाती है अपनी नम वायु। जब Fe से ये क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, जिससे ही हम क्या कहते हैं, जंग। क्या कहते हैं, जंग। ये एक मंद रासायनिक अभिक्रिया का भी उदाहरण है कि इसके लिए हमें अधिक समय क्या आता है, बहुत अधिक लगता है। तो ये अपने पास, तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी सामान्यतः। इसका मतलब क्या हुआ कि सामान्यतः धातुएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड प्राप्त करती हैं। फिर ऑक्साइड, अब एक और आपने देखा हो घरों में कि तांबे के जो बर्तन होते हैं, अगर उन तांबे के बर्तनों को हम क्या कर देते हैं, वह लंबे समय तक वायु में क्या करते हैं, खुला छोड़ दें, लंबे समय तक क्या करते हैं, वायु में खुला छोड़ दें, तो उन पर क्या होता है, हल्के हरे रंग की परत क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। हल्के परत, हरे रंग की जो परत है, यह परत क्या होती है, देखिए कि कॉपर के बर्तनों को वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए अगर कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक क्या कर दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, तो उन पर हरे रंग की परत जम जाती है, हरे रंग की क्या होती है, परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ जो आपके पास जो हरा पदार्थ, इसकी परत जो जमी है, यह हरा पदार्थ क्या होता है, हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि अगर हम एक क्वेश्चन बना देगा आपके रिक्त स्थान के लिए कि कॉपर को क्या किया जाए, वायु में खुला छोड़ दिया जाए, खाली जगह देखा, तो क्या प्राप्त होता है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और साथ में ही कॉपर कार्बोनेट प्राप्त होता है, और कॉपर कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसी कारण आपको तो देखिए, तो अपने पास अभिक्रिया लिखते हैं इसकी, कॉपर ले लें, सॉरी, कॉपर है, कॉपर के साथ में ही नम वायु, तो कॉपर को लें, कॉपर के साथ में आपके पास क्या आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगी, और क्या आएगा आपके लिए, जल आएगा और ऑक्सीजन। यही हमारी क्या कहलाती है, नम वायु कहलाती है। ये नम वायु कॉपर से क्रिया करके क्या बनाता है, ये एक तो बनता है अपने पास कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस, और क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट CO3, ये हमें क्या होता है, उत्पाद बनते हैं। तो अतः हम एक पॉइंट, अगला पॉइंट लिख सकते हैं, धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति
ऑक्साइडों की प्रकृति, धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। आपको ये समझ अभी मैंने बताया था क्षारीय क्यों होती है, क्योंकि अगर हम किसी भी धात्विक ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करती है, अगर उसको जल में, उसकी राख को जल में घोलकर और उसमें हम लिटमस पत्र को क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो हम देखते हैं कि वो लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल से क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो इससे हम क्या, इससे उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो ये तो किसकी बात होगी? अपनी धातुओं की। अगर धातुओं की अधातुओं की भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करें, क्या होता है वो देखिए आप कि अधातु हैं, जैसे आपको पता है ऑक्सीजन भी क्या एक अधातु है, सल्फर भी क्या एक अधातु है। सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड अपने पास जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके ये क्या करती है? जल से क्या करती है? क्रिया करती है। जल में क्या करते हैं इसको? जल में सल्फर डाइऑक्साइड जल में क्रिया निकालो, जल में घोलते हैं, तो यह क्या करता है? जल में क्या करते हैं? इसको घोलते हैं, जलीय विलय करते हैं, घोलते हैं। तो यह सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। इससे सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। देखिए, तो पहले तो सल्फर की और ऑक्सीजन की क्रिया कराएं तो क्या होती है? SO2 प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और SO2 की क्रिया किसके साथ कराते हैं? जल के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? जल के साथ कराते हैं। तो हमारे पास सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। सल्फ्यूरस अम्ल जो होगा H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल। ये सल्फ्यूरस अम्ल क्या होता है? हमारे पास प्राप्त होता है। यह सल्फ्यूरस अम्ल जो होता है वो नीले लिक्विड को क्या कर देता है? लाल कर देता है। सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिक्विड पत्र को लाल कर देता है। अब मुझे बताइए, अगर यह नीले से क्या करता है? लाल करता है। तो मैंने आपको बताया थी, एक बताई थी अनिल कपूर। मतलब अम्ल, न मतलब नीला और मतलब ला, तो मतलब अम्ल जो होते हैं वो नीले के कैसे हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। तो सल्फ्यूरस अम्ल नीले रंग से क्या करता है? लाल कर देता है। अतः अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति ऑक्साइडों
की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। छोटा प्रश्न पूछा जाता है कि धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अब देखते हैं किससे क्रिया धातु अधातुओं की किससे क्रिया? जल से क्रिया। देखिए किससे? जल से क्रिया। जल से तो वो जल से धातुएं और धातुएं क्या करती हैं? पानी जो है, देखो आपको पता है कि सोडियम जो धातु है वो क्या होती है? अत्यधिक क्रियाशील होती है, जो यह जल एवं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कर लेती है? तीव्र आग पकड़ लेती है और अधिक ऊष्मा भी देती है। इसी कारण क्या होता है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो ये प्रश्न भी है, आपको बहुत बार प्रश्न आता है एग्जाम में कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो इसका मुख्य यही कारण है कि सोडियम धातु क्या होती है? बहुत अत्यधिक क्रियाशील होती है और क्रियाशीलता के कारण यह ऑक्सीजन और जल के साथ क्या करता है? तीव्र अभिक्रिया करती है। जब यह तीव्र अभिक्रिया करती है तो क्या होती है? अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो इस संपर्क ऑक्सीजन और जल के संपर्क को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है? उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसी प्रकार अधातुओं की बात करें, अधातुएं अधिकतर जो होती हैं जल से क्या नहीं करती हैं? अभिक्रिया नहीं करती हैं। फिर भी एक अधातु है फास्फोरस। कौन सी धातु है? अधातु है, सॉरी, फास्फोरस। फास्फोरस क्या करती है? अत्यधिक धातु होती हुई भी क्या होती है? अत्यधिक क्रियाशील होती है। जो क्या करती है? वायु में अगर इसको क्या करते हैं? खुला छोड़ दें, वायु में क्या कर दें? इसको खुला छोड़ दें तो यह तुरंत क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है। और वायु को सॉरी वायु के संपर्क को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है? फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? फास्फोरस को जल में रखा जाता है। इसी कारण तो देखिए जो सबसे मुख्य प्रश्न दोनों बन रहे हैं और कंपटीशन में भी पूछा जाता है इसका। तो देखिए आपका सबसे पहला आता है आपका सोडियम धातु। क्या? सोडियम धातु क्रियाशील होती है, कैसे होती है? क्रियाशील होती है। और क्रियाशील होने के कारण क्रियाशील होती है, अतः ऑक्सीजन एवं जल से ऑक्सीजन तथा जल से क्या करती है? जल के साथ जल से तीव्र अभिक्रिया करती है, और ऊष्मा भी उत्पन्न करती है। क्या करती है? ऊष्मा भी क्या करती है? उत्पन्न करती है। जो ऊष्मा उत्पन्न करती है सॉरी ये क्या करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसी कारण सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रश्न बनता है आपका कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। अगला जो पॉइंट बनता है, अधातुएं सामान्यतः
सामान्यतः अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं, नहीं करती। एक और प्रश्न बनता है कि अधातु हैं तो अपने पास जो अभी हम बता रहे थे आपके लिए क्या कि फास्फोरस जो अधातु है वो क्या होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती है, इसी कारण इसको किसमें रखा जाता है, जल में रखा जाता है। तो प्रश्न बनता है कि फास्फोरस अधातु को जल में क्यों रखा जाता है। फास्फोरस अधातु अत्यधिक क्रियाशील होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती है, अत्यधिक क्या होती है, क्रियाशील होती है। फास्फोरस अधातु अत्यधिक क्या होती है, क्रियाशील होती है। और तो यह वायु से क्रिया करके आग पकड़ लेती है, क्या कर लेती है, यह आग पकड़ लेती है, यह आग पकड़ लेती है। और आग पकड़ लेती है कुछ होने पर क्या करती है, और आग पकड़ लेती है तो वायु के संपर्क को तोड़ने के लिए, वायु के संपर्क को तोड़ने के लिए इसे जल में रखा जाता है, यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि फास्फोरस अधातु को जल में क्यों रखा जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा ये। अब आगे पढ़ते हैं, 2 पॉइंट हो गए। अब आता है आपके पास अम्लों से अवक्रिया। किससे, अम्लों से अवक्रिया। तो हमारे पास अधातुएं जो है, अधातुएं सामान्यतः अम्लों से क्या नहीं करती, क्रिया नहीं करती हैं। किससे नहीं क्रिया करती हैं, अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। देखिए अम्लों से क्रिया अधातु हैं, सामान्यतः अम्लों से क्रिया नहीं करती जब तो आपने देखा होगा कि धातुओं के पात्रों में हम क्या रखते हैं, अचार रखते हैं। क्या रखते हैं, अचार रखते हैं। अब अगला पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। ये बहुत बार पूछा जाता है। इसकी पहचान क्या है कि अगर हम धातुएं अम्लों से क्रिया करिए क्या करती है, हाइड्रोजन गैस देती है। कि अगर हम माचिस की तीली इसके पास अगर ले जाते हैं, इस गैस के पास, तो यह फट या अत्यधिक तेज ध्वनि के साथ, धमाके के साथ क्या होती है, गैस जलती। इससे हमें पता चलता है कि वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब आती है क्षारों से अभिक्रिया है।
कि धातुएं सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके भी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। क्षारों से अभिक्रिया, क्षारों से अभिक्रिया या क्रिया, धातुएं धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती, कौन सी गैस देती हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं। कि धातुएं सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या देती हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं। और अधातुओं की बात करें तो अधातुओं की अभिक्रिया क्या होती हैं, क्षारों से अत्यधिक क्या होती हैं, क्रिया कठिन होती हैं, जटिल होती हैं। अब एक और बहुत अच्छा प्रश्न जो आता है एग्जाम की दृष्टि से, वो क्या है आपका, कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब क्या होता है, हटाना। और आप देखते हैं कि हमेशा अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, हटा देता है। भैया हटाना ही क्या कहलाता है, हमारा विस्थापन कहलाता है। एक सामान्य सी बात करें, जो एक अच्छा ताकतवर, जिसमें शक्ति अधिक ऊर्जावान जो बच्चा है, वो अपने से कम ऊर्जा बच्चे को क्या कर देता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो अधिक क्रियाशील तत्व या समूह, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो अधिक क्रियाशील तत्व या समूह, अधिक क्रियाशील तत्व या समूह अपने से कम क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व या समूह को हटा देता है, क्या करता है, उसको हटा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब विस्थापन अभिक्रिया एक उदाहरण लेते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Z, तो ZnSO4 प्लस C। जिंक सल्फेट क्या होता है, जिंक सल्फेट। तो यहाँ बात करें कॉपर सल्फेट जो है नीले रंग का होता है, नीले रंग का होता है। यहाँ तो ये नीले रंग का होता है, पर हमें यहाँ जो कॉपर प्राप्त होती है, यह कॉपर कैसी होती है, लाल रंग की प्राप्त होती है। कैसे रंग की प्राप्त होती है, लाल रंग की प्राप्त होती है। तो कॉपर सल्फेट की क्रिया किससे कराते हैं, जिंक से कराते हैं। तो ये तो हमारे लिए क्या प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट प्राप्त होता है। तो ये होता है अपने पास कॉपर सल्फेट। तो कॉपर धातु क्या करती है, जिंक को क्या कर देती है, हटा देती है।
अब पढ़ते हैं धातुओं एवं अधातुओं के क्या उपयोग। तो देखो दैनिक जीवन में हम धातुओं और अधातुओं से अछूते नहीं हैं, घिरे हुए धातुओं और अधातुओं के उपयोग। धातु एवं अधातुओं के उपयोग, धातु एवं अधातुओं के उपयोग। तो जो आप जानते हैं धातुओं का उपयोग दरवाजे, खिड़की, वायुयान, वाहन, खाने के बर्तन आदि में किया जाता है कि नहीं। और अधातुओं का उपयोग, अधातुओं का सबसे बड़ा उपयोग है एक तो उर्वरक बनाने में, किसमें बनाने में, उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में, आपका पटाखे बनाने में, पटाखे जो है बारूद जो है उसको बनाने में भी किया जाता है। और एक और है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, जल के शुद्धिकरण में। किसके शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में। जल का जो शुद्धिकरण प्यूरिफाई किया जाता है उसको भी क्या किया जाता है, जल का शुद्धिकरण करने में भी किया जाता है। और आपने देखो जैसे बर्तन जो है, बर्तन बनाने के जो बर्तनों के अधातुओं के जो बर्तनों के हत्थे बनाने के लिए भी हम किसको उपयोग करते हैं, अधातुओं का उपयोग करते हैं। तो देखिए ब्लैक बोर्ड है, ये भी तो क्या एक अधातु का ही बना हुआ है। ये साइड में जो किनारी लगी हुई है आपकी क्या लगी हुई है, ये अधातु की धातु की लगी हुई है। तो हम जिधर देखो उधर हम धातुओं अधातुओं से क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं। तो अब ये अध्याय आपका समाप्त हुआ। इस अध्याय को आप बार बार रिवाइज करके देखें वीडियो को। अगर कोई भी अगर समस्या आती है तो संपर्क कर लें।